नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अकबर के द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर संपूर्ण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी सैनिक शक्ति तथा कूटनीति से केवल उत्तर भारत पर ही नहीं, दक्षिण भारत के प्रमुख भाग पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। अकबर कहा करता था कि एक सम्राट को सदैव विजय के लिए तत्पर रहना चाहिए, अन्यथा पड़ोसी शासक उसके विरुद्ध शस्त्र उठा लेते हैं। अकबर ने सदैव इस नीति का अनुसरण किया। अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है उसको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तर भारत की विजय और दूसरा दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय, पानीपत के युद्ध के बाद 1559 में अकबर ने ग्वालियर पर, 1560 में उसके सेनापति जमाल खान ने जौनपुर पर, 1561 में अकबर ने आसफ खां को चुनार का किला जीतने के लिए नियुक्त किया और उसी वर्ष उस पर अधिकार कर लिया। मालवा विजय 1561-62 ईस्वी। यहाँ का जो शासक था बाज बहादुर, वो विलास प्रियता के कारण उसका जो प्रशासन है वो अस्त व्यस्त हो रहा था। इस कारण अकबर मालवा विजय के लिए लालायित हो उठा और 1561 ईस्वी में मुगल सेना ने बाज बहादुर का दमन करने के लिए मुगल सेना ने बाज बहादुर पर आक्रमण किया आदम खां के नेतृत्व में और बाज बहादुर को परास्त कर दिया। परंतु उसके बाद 29 मार्च 1561 ईस्वी को मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगल सेनाओं का अधिकार हो जाता है। अकबर ने आदम खां को वहां की सूबेदारी सौंप दी, परंतु आदम खां का जो व्यवहार था वो असंतोषपूर्ण था। अतः 1562 ईस्वी में आदम खां के स्थान पर पीर मोहम्मद को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। पीर मोहम्मद भी अत्याचारी प्रवृत्ति का निकला। बाज बहादुर ने उसकी अपकीर्ति का लाभ उठाकर दक्षिण के शासकों के सहयोग से पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया। पीर मोहम्मद भागते समय नर्मदा नदी में डूबकर मर गया। क्रोधित अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को बाज बहादुर को पराजित करने के लिए भेजा। बाज बहादुर परास्त होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर 2000 मनसब उसने प्राप्त किया और मालवा जो है वो साम्राज्य का प्रांत बना दिया गया। नेक्स्ट है गोंडवाना पर विजय 1564 ईस्वी। मध्य भारत में स्थित गोंडवाना का राजा वीर नारायण जो था वो अल्पवयस्क था और राज्य की जो वास्तविक शक्ति थी वो राजमाता दुर्गावती, जो कि महोबा की चंदेल राजकुमारी थी, रानी दुर्गावती, जो कि अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, उसके हाथ में थी वास्तविक शक्ति। 1564 में अकबर ने गोंडवाना विजय हेतु आसफ खां को भेजा। रानी ने मुगलों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु विशाल मुगल सेना के विरुद्ध विजय प्राप्त करना संभव न था। अतः रानी दुर्गावती घायल हो गई इस दौरान और उसने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली तथा उसका पुत्र वीर नारायण भी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और 1564 में गोंडवाना पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। नेक्स्ट है राजस्थान विजय। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था। उसने अनुभव किया कि राजपूतों की सहायता के बिना कोई मुस्लिम साम्राज्य स्थायी नहीं हो सकता। अतः उसने राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित करने का निश्चय किया। राजपूत शासक अपने पराक्रम, आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने राजपूतों के प्रति विशेष नीति अपनाते हुए उन राजपूत शासकों से मित्रता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, पर जिन्होंने अधीनता नहीं स्वीकारी उनसे युद्ध के द्वारा अधीनता स्वीकार कराने का प्रयत्न किया। आमेर 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा के समय अकबर की भेंट आमेर के शासक भारमल से होती है। अकबर ने उसके साथ बड़ा शिष्ट व्यवहार किया। इससे प्रभावित होकर भारमल ऐसा प्रथम राजपूत शासक बना जिसने स्वेच्छा से अपनी
अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकाबाई अथवा मरियम उज़मानी का विवाह अकबर से कर दिया, जिससे जहांगीर पैदा हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र, जो भारमल का दत्तक पुत्र था भगवान दास, और भारमल का पौत्र मान सिंह, उनको उच्च मनसब प्रदान किया। इस वैवाहिक संबंध का भारतीय इतिहास में बड़ा महत्व है। डॉक्टर बन्नी प्रसाद ने लिखा है कि इस वैवाहिक संबंध से भारत की राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है मेड़ता 1562 ईस्वी। यहाँ का शासक जो था जयमल राठौड़, वो मेवाड़ के राणा उदय सिंह का सामंत था। 1562 में अकबर ने सरफुद्दीन को मेड़ता की विजय के लिए भेजा। सरफुद्दीन द्वारा मेड़ता के दुर्ग पर घेरा। जयमल दुर्ग छोड़कर भाग गया और महाराणा उदय सिंह की शरण में चला गया, परंतु उसके एक अन्य सेनापति देवीदास ने मुगलों से वीरतापूर्वक मुकाबला करते हुए 200 सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। 1562 ईस्वी में मेड़ता के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। नेक्स्ट है मेवाड़ 1567-68 ईस्वी। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल शासन का सदैव विरोध किया। मेवाड़ का राणा उदय सिंह मुगल सम्राट को मलेच्छ समझता था। फलस्वरूप अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। राणा उदय सिंह किले की सुरक्षा का भार जयमल राठौड़ एवं फत्ता सिसोदिया को सौंपकर अरावली की पहाड़ियों में चला गया। इन दोनों वीरों ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना का मुकाबला किया। दुर्भाग्यवश जब जयमल किले की दीवार की मरम्मत करा रहा था, अकबर ने उसको पहचान लिया और बंदूक की गोली से मार गिराया। सेनापति के मरते ही राजपूत सैनिकों का साहस टूट गया और 8000 वीर राजपूत केसरिया बाना पहनकर युद्ध भूमि में जूझ मरे तथा राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत का पालन किया। अकबर ने किले पर अधिकार के बाद लगभग 30,000 राजपूतों का कत्ल करवा दिया। ये नरसंहार अकबर के नाम पर एक बड़े धब्बे के रूप में माना गया, जिसे मिटाने के लिए अकबर ने आगरा किले के दरवाजे पर जयमल एवं फत्ता की वीरता की स्मृति में उनकी प्रस्तर मूर्तियां स्थापित करवाई। 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। अकबर ने चित्तौड़ की विजय की स्मृति स्वरूप वहां की महामाता के मंदिर से एक विशाल झाड़ फानूस आगरा ले आया। रणथंभौर विजय 1569। रणथंभौर का शासक बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजन राय था। फरवरी 1569 में अकबर द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण। अकबर ने दुर्ग पर तोपों द्वारा अग्निवर्षा आरंभ की, जिससे दुर्ग की दीवारें टूटने लगी। सुरजन राय ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु युद्ध सामग्री और खाद्य सामग्री के अभाव के कारण उसे मुगलों से संधि करनी पड़ी और उसने दुर्ग की चाबियां सम्राट को सौंपकर अधीनता स्वीकार कर ली। 22 मार्च 1569 को रणथंभौर के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 1570। 1570 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन, बीकानेर के शासक कल्याणमल व उसका पुत्र राय सिंह तथा जैसलमेर के शासक रावल हर राय ने अकबर के द्वारा जो 1570 में जो नागौर का दरबार आयोजित किया था, उस दरबार के दौरान अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हालांकि राव चंद्रसेन ने बाद में मुगलों का प्रतिरोध किया, यहाँ से चले गए थे दरबार से। इस प्रकार 1570 तक मेवाड़ के कुछ भागों को छोड़कर शेष राजस्थान के शासकों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने वाले राज्यों में कुछ अन्य जो राज्य थे वो थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। नेक्स्ट है कालिंजर की विजय 1569। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ये जो किला था वो अभेद्य माना जाता था। इस पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। अगस्त 1569 में अकबर ने मजनू खां के नेतृत्व में कालिंजर की विजय के लिए भेजा, लेकिन रामचंद्र चित्तौड़ और रणथंभौर के पतन से परिचित था, अतः उसने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया और दुर्ग पर अकबर का आधिपत्य स्थापित हो गया। अकबर ने राजा रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप एक जागीर निर्वाह हेतु प्रदान कर दी। नेक्स्ट है गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी।
गुजरात अंतर्राज्यीय व्यापार का एक केंद्र था और मक्का जाने के मार्ग में पड़ता था। अकबर गुजरात को अपनी पैतृक संपत्ति समझता था। गुजरात एक समृद्ध, उन्नतिशील एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, इसलिए अकबर ने इसे अपने अधिकार में करने हेतु अकबर अधिक उत्सुक था। सितंबर 1572 में अकबर ने स्वयं ही गुजरात जीतने के लिए प्रस्थान किया। गुजरात में इस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और वहाँ का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय जो था वो शक्तिहीन अयोग्य शासक था। अकबर की शक्ति से भयभीत लगभग 1.5 महीने के संघर्ष के बाद 26 फरवरी 1573 इस तक अकबर ने सूरत, अहमदाबाद एवं कैम्बे पर अधिकार कर लिया और जो मुजफ्फर शाह था वो अकबर की शक्ति से भयभीत होकर भागकर एक खेत में जा छिपा। गुजरात के सरदारों और अमीरों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर खान आजम अर्थात मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का गवर्नर नियुक्त कर वापस आगरा आ गया, पर उसके आगरा पहुंचते ही सूचना मिली कि गुजरात में मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया है। अकबर विद्युत वेग से गुजरात आया और विद्रोहियों को पूरी तरह से कुचल दिया। 2 सितंबर 1573 को विद्रोहियों को पूरी तरह से कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इतिहासकार स्मिथ ने 1573 ईस्वी में गुजरात के द्वितीय अभियान को संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से भेंट की और पहली बार समुद्र के दर्शन किए। मुगलों को गुजरात विजय से जो लाभ हुए वो इस प्रकार है। पहला है, मुगलों को स्वतंत्र सामुद्रिक मार्ग प्राप्त हुआ और वे पुर्तगालियों के संपर्क में आए तथा दक्षिण विजय के लिए गुजरात मुगलों का आधार स्थल बन गया। बिहार एवं बंगाल पर विजय 1574 से 76 ईस्वी। बिहार और बंगाल पर सुलेमान किरानी अकबर की अधीनता में शासन करता था। सुलेमान किरानी ने 1564 में बंगाल में एक नए राजवंश की स्थापना की थी तथा उड़ीसा और बिहार को भी अधिकृत कर लिया। 1568 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किरानी की 1572 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र दाऊद ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और मुगल क्षेत्र जमानिया पर भी अधिकार कर लिया। अकबर यह सहन नहीं कर सकता था। अकबर ने पहले जौनपुर के गवर्नर को ससैन्य दाऊद पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु वह असफल रहा। अंत में मुनीम खां के नेतृत्व में मुगल सेना को दाऊद को परास्त करने के लिए भेजा और साथ ही मुनीम की सहायता हेतु अकबर खुद भी गया। 1574 में दाऊद बिहार से बंगाल भाग गया। अकबर ने बंगाल विजय का संपूर्ण दायित्व मुनीम खां को सौंप दिया और वापस फतेहपुर सीकरी आ गया। मुनीम खां ने बंगाल पहुंचकर दाऊद को स्वर्ण रेखा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित तुर्कोई नामक स्थान पर 3 मार्च 1575 को परास्त किया। दाऊद की मृत्यु जुलाई 1576 में हो गई। इस तरह बंगाल एवं बिहार पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में उत्तर भारत से अंतिम अफगान शासन का भी अंत हो गया। मेवाड़ पर पुणे आक्रमण। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576। पुणे आक्रमण का कारण महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़ राजपूतों के हाथ से निकल गया था और उदय सिंह उसे पुणे हस्तगत न कर सका। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा। पुणे मेवाड़ मुगल संघर्ष के जो कारण थे वो थे प्रताप की मुगल विरोधी नीति, अकबर की साम्राज्यवादी नीति, प्रताप का स्वतंत्रीय प्रेम, अकबर के विरोधियों से मिलकर संगठन बनाना। प्रताप ने ग्वालियर के शासक रामशाह, सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान और मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन को मिलाकर शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया था। अकबर के कूटनीतिक प्रयासों की विफलता। अकबर ने जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजा था, परंतु प्रताप ने अधीनता मानने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों, ये सवाल बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अकबर ने किस क्रम में महाराणा प्रताप को समझाने हेतु अपने जो अधिकारी हैं उनको भेजा था। तो जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। अकबर ने
अप्रैल 1576 को राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को आक्रमण के लिए भेजा। मान सिंह ने खमनौर के निकट मोलेला गांव में और राणा प्रताप ने हल्दी घाटी से 8 मील पश्चिम में लो सिंह नामक गांव में अपना पड़ाव डाला। 21 जून 1576 को हल्दी घाटी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। राणा ने आगे बढ़कर मान सिंह पर अपने भाले से प्रहार किया, परंतु मान सिंह ने ओहदे में झुककर वार को असफल कर दिया। इसी दौरान मुगल सैनिकों ने प्रताप को घेर लिया, परंतु राणा प्रताप के स्वामी भक्त सेवक राणा को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए। जाला बिद्दा नामक सरदार ने राणा प्रताप के राजकीय चिन्ह धारण कर मुगलों का मुकाबला किया, परंतु वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय हुई। अपनी मृत्यु से पूर्व हालांकि राणा प्रताप ने चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़ सारे मेवाड़ पर अधिकार स्थापित हो गया था, क्योंकि जो हल्दी घाटी का युद्ध था उस युद्ध के बाद भी राणा प्रताप हतोत्साहित नहीं हुए और उन्होंने अपना मुगलों के विरुद्ध निरंतर संग्राम जारी रखा और अनेक कठिनाइयाँ होते हुए भी चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह गद्दी पर बैठा। पुत्र अमर सिंह के काल में 1599 ईस्वी में अकबर ने अमर सिंह के विरुद्ध मान सिंह के नेतृत्व में एक बार फिर से मुगल सेना भेजी, परंतु राणा के वीर सरदारों ने मुगलों के सारे प्रयत्न निष्फल कर दिए। अमर सिंह की पराजय के बाद भी मेवाड़ अभियान अधूरा रहा, जिसे जहांगीर ने पूरा किया। उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। अकबर के आरंभिक राज्यकाल में पहला है काबुल विजय 1581 ईस्वी। अकबर के आरंभिक काल में काबुल का शासक उसका सौतेला भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम था। सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा में उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उसके विद्रोह को कुचलने के लिए अकबर ने 8 फरवरी 1581 ईस्वी को एक बड़ी सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। अकबर के आने का समाचार सुन मिर्जा हाकिम काबुल की ओर वापस हो गया। 10 अगस्त 1581 को अकबर के काबुल पहुंचने पर मिर्जा ने सम्राट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने मिर्जा की बहन बख्तुनिसा बेगम, जो कि अकबर की सौतेली बहन थी, उसको काबुल की सूबेदारी सौंप दी। 1585 ईस्वी में अकबर ने काबुल को मुगल साम्राज्य में मिलाकर राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार है वो नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट है कश्मीर विजय 1585-86। अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने के लिए भगवंत दास और कासिम खां के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी। मुगल सेना ने थोड़े संघर्ष के बाद वहां के शासक यूसुफ खां को बंदी बना लिया। बाद में यूसुफ खां के लड़के याकूब ने संघर्ष की शुरुआत की, पर श्रीनगर में हुए विद्रोह के कारण उसे मुगल सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1586 ईस्वी में कश्मीर का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया तथा कश्मीर को काबुल प्रांत का एक भाग बना दिया गया। नेक्स्ट है सिंध विजय 1591 ईस्वी। अकबर ने अब्दुल रहीम खान को सिंध को जीतने का दायित्व सौंपा। 1591 ईस्वी में सिंध के शासक जानी बेग एवं खान के मध्य कड़ा संघर्ष। अंत में सिंध पर मुगलों का अधिकार। जानी बेग को शाही सेना में नौकर रख लिया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा विजय 1590-92 ईस्वी। 1590 ईस्वी में राजा मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने उड़ीसा के शासक निसार खां पर आक्रमण कर आत्मसमर्पण के लिए विवश किया, परंतु अंतिम रूप से उड़ीसा को 1592 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन किया गया और उड़ीसा को बंगाल प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। नेक्स्ट है बलूचिस्तान विजय 1595 ईस्वी। मीर मासूम के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान पर आक्रमण कर वहां के पन्नी अफगानों को हराकर बलूचिस्तान को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है कांधार विजय 1595 ईस्वी। बैरम खां के संरक्षण काल 1556 से 60 में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। 1595 में कांधार के गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने फारस के शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कांधार का जो दुर्ग है वो मुगल सेनापति शाह बेग को सौंप दिया तथा स्वयं मुगल सेवा में आ गया। अतः 1595 ईस्वी में कांधार पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। दक्षिणी विजय। उत्तर भारत के विजयों से निवृत्त होने के बाद अकबर का ध्यान दक्षिण भारत की ओर आकर्षित हुआ। अकबर ने दक्षिण के स्वतंत्र राज्यों के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव भेजे। जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनमें जो
प्रथम राज्य जो अकबर की जिसने अधीनता स्वीकार की वो था खानदेश। 1577 ईस्वी में मुगलों ने खानदेश पर आक्रमण किया और अगस्त 1591 में खानदेश के शासक अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए नियमित राजस्व अदा करने का आश्वासन है वो दे दिया। इसके बाद अली खान की मृत्यु हो जाती है और जो अगला जो शासक बनता है खानदेश का मीरन बहादुर, वो खानदेश का सुल्तान बनता है, परंतु उसने अकबर को सम्राट मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने उसे समझाने हेतु 3 बार विशेष दूत भेजे, लेकिन मीरन बहादुर अपनी बात पर अड़ा रहा। अतः 1599 ईस्वी के आरंभ में अकबर ने खानदेश पर आक्रमण कर राजधानी बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। मीरन बहादुर ने भागकर असीरगढ़ के दुर्ग में शरण ली। अहमदनगर विजय। खानदेश पर मुगलों का अधिकार होने से पूर्व बरार को अहमदनगर ने और बिदर को बीजापुर ने अपने राज्य में मिला लिया था। खानदेश पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद भी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के स्वतंत्र राज्य विद्यमान थे। इनमें से जो अहमदनगर था वो उत्तर भारत के निकटतम था और उसने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। 1595 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण करने हेतु अब्दुल रहीम खान एवं मुराद को दक्षिण भेजा। 1594 में जो अहमदनगर का जो शासक था बुरहानुल मुल्क, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और 16 अगस्त 1595 में उसका उत्तराधिकारी जो था इब्राहिम, वह भी एक युद्ध में मारा गया। अहमद उसका उत्तराधिकारी बना, लेकिन चांद बीवी जो थी उसने इब्राहिम के इब्राहिम का जो शिशु पुत्र बहादुर, उसको सुल्तान बना दिया। अहमदनगर के किले का जो दायित्व था इस दौरान बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की विधवा चांद बीवी, जो कि बुरहानुल मुल्क की बहन थी, चांद बीवी पर आ गया। चांद बीवी ने इब्राहिम के अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित किया एवं उसकी संरक्षिका बन गई। 1595 ईस्वी में हुए मुगल आक्रमण का चांद बीवी ने 4 महीने तक डटकर मुकाबला किया, परंतु अंततः दोनों पक्षों में 20 मार्च 1596 ईस्वी को समझौता हो गया और समझौते के अंतर्गत बरार मुगलों को सौंपा गया। बुरहानुल मुल्क के पुत्र बहादुर शाह को अहमदनगर के शासक के रूप में मान्यता दे दी गई। इसी युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए। कुछ दिन बाद चांद बीवी ने अपने को अहमदनगर प्रशासन से अलग कर लिया। वहां के सरदारों ने संधि का उल्लंघन करते हुए बरार को पुनः प्राप्त करना चाहा। अकबर ने अबुल फजल के साथ मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1597 ईस्वी में चूंकि मुराद की मृत्यु हो गई थी, अब्दुल रहीम खान का ने दानियल को आक्रमण करने के लिए भेजा गया। स्वयं अकबर ने भी दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। मुगल सेना ने 1599 ईस्वी में दौलताबाद एवं 18 अगस्त 1600 ईस्वी में अहमदनगर के किले पर अधिकार कर लिया। 3 जुलाई 1600 ईस्वी को चांद बीवी की कुछ अमीरों ने हत्या कर दी। नेक्स्ट है असीरगढ़ की विजय। खानदेश की जो राजधानी थी बुरहानपुर, उस पर स्वयं अकबर ने 1599 ईस्वी में आक्रमण किया। वहाँ का जो शासक था मीरन बहादुर, उसने अपने आप को असीरगढ़ के किले में सुरक्षित कर लिया था। अकबर ने असीरगढ़ के किले का घेराव कर उसके दरवाजे को सोने की चाबी से खोला, अर्थात अकबर ने दिल खोलकर खानदेश के अधिकारियों में रुपए बांटे और उन्हें कपटपूर्वक अपनी ओर मिला लिया। 21 दिसंबर 1600 को मीरन बहादुर जो था उसने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु अकबर ने अंतिम रूप से इस दुर्ग को अपने कब्जे में 6 जनवरी 1601 को किया। असीरगढ़ की जो विजय थी वो अकबर की अंतिम विजय थी।
इस दौरान मीरन के साथ विश्वासघात किया और उसे असीतगढ़ का दुर्ग मुगलों को सौंपने के लिए जब उससे संधि हुई थी तो विवश किया गया। अकबर ने जब असीतगढ़ पर अधिकार कर लिया तो मीरन को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया, जहां जीवन निर्वाह के लिए उसे 4000 अशरफियाँ उसके वार्षिक निर्वाह के लिए निश्चित कर दी गई। निस्संदेह अब अकबर जैसे महान शासक के लिए विश्वासघात करके और दुर्ग रक्षकों को घूस देकर किले पर अधिकार करना जो था वो सर्वथा निंदनीय कृत्य था। इन विजयों के बाद अकबर स्वयं दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की। अकबर ने बरार, अहमदनगर एवं खानदेश की जो सूबेदारी है वो शहजादा दानियल को प्रदान की। बीजापुर एवं गोलकुंडा पर अकबर अधिकार नहीं कर सका। शहजादा सलीम का विद्रोह। अकबर का जो बड़ा पुत्र सलीम था अकबर उसे बहुत स्नेह करता था और प्यार से उसे शेखू बाबा कहकर संबोधित करता था और उसको अन्य राजकुमारों की तुलना में ऊंचे पद दिए थे। फिर भी युवावस्था में सलीम की उद्दंडता और अपने पिता के प्रति उसकी अशिष्टता बढ़ती गई। सलीम अपने पिता के साथ साथ अबुल फजल से भी नाराज था। उसका ख्याल था कि अबुल फजल के प्रभाव के कारण ही युवराज के रूप में उसके महत्व की उपेक्षा की जा रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह सिंहासन प्राप्ति के लिए भी उतावला होता जा रहा था। उसके असंतुलित मद्यपान और अत्यधिक भोगविलास के कारण भी अकबर उससे नाराज था। 1599 ईस्वी में सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। 1602 ईस्वी में अकबर ने सलीम को समझाने के लिए दक्षिण से अबुल फजल को बुलवाया। रास्ते में सलीम के निर्देश पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। निस्संदेह अकबर के लिए सलीम का ये जो कार्य था असहनीय था, फिर भी उसने सलीम के आगरा वापस लौटकर 1603 ईस्वी में माफ़ी मांग लेने के बाद अकबर ने उसको माफ़ कर दिया। इस दौरान सलीम सुल्ताना बेगम और गुलबदन बेगम के प्रयासों से सलीम को अकबर ने माफ़ कर दिया। अकबर ने उसके बाद उसे मेवाड़ जीतने भेजा, पर वह मेवाड़ न जाकर पुनः इलाहाबाद पहुंच गया। कुछ दिन तक सुरा और सुंदरी में डूबे रहने के बाद अपनी दादी की मृत्यु पर सलीम 1604 ईस्वी में वापस अकबर के दरबार में आगरा उपस्थित हुआ। प्रकट में तो सम्राट ने उसके प्रति सद्भावना प्रकट की, किंतु दरबार समाप्त होने पर उसे बंदी बना लिया। 10 दिनों तक शराब से वंचित रखने के बाद अकबर ने उसे एक बार फिर माफ़ कर दिया। 11 मार्च 1605 को दानियल की भी मृत्यु हो गई। अतः अकबर को अब अपने एकमात्र जीवित पुत्र सलीम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा और इसके बाद हालांकि सलीम ने विद्रोह का रुख है वो नहीं अपनाया। अकबर की मृत्यु 21 अक्टूबर 1605 को अतिसार अथवा पेचिश रोग के कारण अकबर की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो गई थी। 25-26 अक्टूबर 1605 की अर्धरात्रि को अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के गुंबदहीन मकबरे में दफनाया गया। अकबर के अन्य सभी पुत्र पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अतः अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जो जीवित पुत्र बच्चा था सलीम, उसी को अकबर का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो ये जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।